आज बहुत दिनों के बाद खुद को आईने में गौर से देखा मैंने। सफेद बाल, आंखों और माथे पर हल्की हल्की झुर्रियां दिखाई दे रही थी। वैसे तो मुलाकात रोज ही होती थी खुद से आईने पर, लेकिन आज खुद को निहारना चाहती थी। अरे, क्या ये मैं हूँ? कैसी दिख रही हूँ? खुद से सवाल कर रही थी। 35 की उम्र हो चली थी मेरी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सदियां जी चुकी हूं मैं। सब कुछ बनी मैं, एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी और एक माँ। पर क्या एक औरत बन पाई? क्या खुद के लिए कभी जी पाई? जवाब की तलाश में आज भी भटक रही हूँ, पर आज तक इस पुरुष प्रधान समाज में जवाब ढूंढ ना पाई। आज घर पर कोई नहीं था। मैं और मेरी तन्हाई आज बहुत दिनों के बाद अकेले बालकनी में बैठे थे। कड़कती चाय हाथ में लिए दिसंबर की धूप का आनंद ले रही थी। आज बहुत दिनों के बाद ऐसी चाय पी, मीठी और चायपत्ती ज्यादा। वरना अर्जुन को ऐसी चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी। कम चीनी की चाय पीते हैं वो, और उनकी पसंद को मैंने खुद में शामिल कर लिया था। सुबह के 9 बज रहे थे, चाय खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ शांति थी। आंसू की एक बूंद दुलक कर मेरे गाल पर आ गई। एक बार फिर ना चाहते हुए भी बीते कल की तरफ मैंने अपना रुख मोड़ लिया। 2 बहनें थी हम, सबसे छोटी हूं मैं। एक सिद्धांतवादी और आदर्शवादी घर के मुखिया की बेटी। पिताजी आर्मी में थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर ली। माँ एक गृहिणी थी। घर का काम, हम दोनों बहनें और पिताजी, बस यही दुनिया थी माँ की। पुरुष प्रधान समाज है हमारा, घर का मुखिया सिर्फ पुरुष ही होता है। अक्सर यह बात सुनती थी माँ से। हमें भी यही सिखाया जाता था कि पुरुष का स्थान सर्वोपरि है और हमारा स्थान पुरुषों से नीचे होता है। बड़ी दीदी माँ पिताजी की हर बात मानती थी और ये बात भी माँ ने उसे बड़ी अच्छी तरह सिखाई थी। लेकिन माँ और मेरी अक्सर इसी बात को लेके कहाँ सुनी हो ही जाती थी। क्या माँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या एक स्त्री को समाज में ऊपर होने का हक नहीं होता? क्या एक स्त्री की कोई चाहत, कोई ख्वाहिश नहीं होती? उसे समाज ने बेड़ियों में क्यों बांध के रखा है? क्यों उसे अधिकार नहीं स्वयं का निर्णय लेने का? उसकी खुद की जिंदगी भी उसकी क्यों नहीं है? बेटा, स्त्री की चाहत बस घर, परिवार, उसके पति और बच्चे तक ही सीमित होते हैं। जैसे मेरे लिए तुम दोनों और तुम्हारे पिताजी, मेरी और कोई चाहत नहीं है। ये कहकर वो बात टाले जाया करती थी और हमेशा की तरह मेरा जवाब अधूरा ही रह जाता। मेरी चाहत, मेरा निर्णय क्या ये पुरुष प्रधान समाज करेगा? मेरी जिंदगी पर मेरा कोई हक नहीं, बस अक्सर यही सोचा करती। पिताजी सिद्धांत प्रिय व्यक्ति थे। घर पर उन्हीं का हुक्म चलता था। हमारी आवाज बस दबा दिया करते थे। वो जिंदगी ऐसे ही चलती रही। जब भी कभी उदास होती तो बड़ी दीदी संभाला करती थी। तू क्यों चिंता करती है मेघा? हम हैं ना तुम्हारे साथ। कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, और मुझे गले लगा लेती। एक दीदी ही मेरा सहारा थी, पर एक दिन वो भी छीन गया। दीदी की शादी पिताजी ने एक अमीर घराने में तय कर दी। लड़का संस्कारी है, 2 भाई हैं, वो अच्छा कमाता है। हमारी सुधा के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है, पिताजी ने माँ से कहा, लेकिन एक बार भी दीदी से नहीं पूछा गया। दीदी ने बिना विरोध किए शादी कर ली। याद आता है वो पल जब दीदी विदा हुई और मैं फूट फूट कर रोई थी। बस एक वही तो थी जो मुझे समझती थी। आज वो भी मुझे छोड़कर चली गई। धीरे धीरे हम सभी अपनी दिशा की तरफ चल पड़े। मैंने खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया। स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के बाद पीएचडी के लिए आवेदन करना चाहती थी। वो दिन भी आ गया जब मेरी एमएससी पूरी हुई। पिताजी खुश थे। मैं उनसे पीएचडी के संदर्भ में बात करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही पिताजी ने कहा, मेधा, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी बेटा। सुधा का देवर अर्जुन,
खुद ही रिश्ता लेकर आए थे समधी जी। भाग गई तुम उनको। 2 महीने बाद शादी तय हुई है। बस तुम अब तैयारी शुरू कर दो, जो चाहिए कुछ खरीदना हो तो माँ के साथ बाजार से जाकर ले आना। शादी अभी? पिताजी ये क्या कह रहे आप? आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और शादी तय कर दी। उस दिन पहली बार मेरी आंखों में उनके लिए गुस्सा था। पहली बार कोई सवाल किया उनसे, मेघा ये क्या कह रही हो? हम पिता हैं तुम्हारे, अच्छा ही सोचेंगे तुम्हारा। पर पिताजी, मेरी जिंदगी का कोई मकसद है, कुछ बनने की चाहत है मेरी। अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ, मुझे करने दीजिए। उसके बाद जो आप कहेंगे, जैसा भी कहेंगे, मैं करने को तैयार हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेधा, शादी तो तुम्हें करनी होगी। इतना कह के पिताजी चले गए। मैं कुछ ना कह पाई। बड़ी दीदी ने बहुत समझाया कि वो घर मेरे लायक नहीं। माँ ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उनके सिद्धांत के आगे मेरी नहीं चली और मेरी चाहते, मेरी ख्वाहिशें अधूरी रह गई। आखिरकार मेरी शादी हो गई और मैं दीदी की देवरानी बन के अपने ससुराल आ गई। दीदी और अदिति, अर्जुन की बहन, ने कभी कोई कमी महसूस होने ना दी। अदिति दिल की बहुत अच्छी थी, सबकी लाडली, इसलिए सबने उनकी शादी उसी शहर में कराई ताकि सब समय समय पर उनसे मिलते रहें। लेकिन वो घर भी पुरुष प्रधान था। उस घर पर भी पुरुषों का वर्चस्व था। औरतें पुरुषों के बाद ही खाना खाती, पति के सोने के बाद ही सोती। जो भी ससुर जी कहते वैसा ही होता। मेरी चाहते दम तोड़ने लगी। फिर जल्दी ही अर्जुन का तबादला दूसरे शहर हो गया। जाने के एक दिन पहले मैं दीदी के कमरे में गई। दीदी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? कहते हुए मैं अंदर गई। लेकिन उनको देखते ही मेरे पैरों पर से जैसे जमीन खसक गई। चेहरे पर उंगलियों के निशान बने थे। चेहरा सूजा हुआ था। दीदी, क्या हुआ आपको? क्या जीजा जी ने आप पर हाथ उठाया? कहते हुए मैं उनके गले लग गई। मैं रोने लगी। दीदी के साथ शायद ये पहली बार नहीं था। उनके आंसू जैसे सूख चुके थे। मैं जीजा जी से बात करूंगी दीदी। औरत पर हाथ उठाना ये कैसी मर्दानगी है? औरत क्या कोई चीज है? जब चाहा इस्तेमाल किया और फेंक दिया। दीदी मेरे आंखों में विरोध को महसूस कर सकती थी। मेधा, ये तो अब मेरी किस्मत बन चुकी है। अब दर्द से मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। मैंने अब स्वीकार कर लिया है कि यही मेरी किस्मत है और जो लोग इस घर पर रहते हैं वही मेरा परिवार। आपने पिताजी को कभी नहीं बताया? बताया था, लेकिन ये समाज औरतों के लिए शायद नहीं बना। मेघा, हम चाहे कितने भी आगे क्यों ना हो जाएं, रहेंगे पुरुषों से पीछे ही। पिताजी ने कहा कि अब यही मेरा घर है। पति पत्नी के बीच लड़ाई होती रहती और वो औरतों पर है कि वो उस रिश्ते को कैसे बचा के रखती। दीदी का ये जवाब सुनकर मैं सन्न थी। मेरी हिम्मत नहीं थी कि कुछ और कहूँ उन्हें। तभी उनने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तू किस्मत वाली है मेघा, अर्जुन प्यार करता है तुझे। कल तुम लोग यहाँ से चले जाओगे, अपनी एक नई दुनिया बसा। तेरे लिए मैं खुश हूँ। कम से कम अर्जुन ऐसा नहीं है। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गई और अपना सामान जमा कर सूटकेस अलग रख दिया। रात भर मैं सो ना सकी। दूसरे दिन हम निकल गए। वहां जाकर मैंने अपनी गृहस्थी की नई शुरुआत की। फिर एक दिन मौका मिलते ही मैंने उनसे अपने दिल की बात कही। अर्जुन, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, बस इतना ही कहा था और बदले में 2 तमाचे मिले मुझे। मैं स्तब्ध सी खड़ी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलती हुई मुझसे। ऐसा क्या कह दिया? नौकरी का सोच भी कैसे लिया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब है। अच्छे घर की औरतें नौकरी नहीं करती। तुम घर संभालो और मुझे संभालो, बस यही नौकरी है तुम्हारी। और फिर क्या कमी है
तुम्हें दोबारा इस बारे में बात मत करना। छी, कैसी सोच है अर्जुन की, क्या ये है पुरुष प्रधान समाज? ऐसी सोच के लोग रहते हैं। यहाँ वो रात भयावह थी। आज दीदी की बात याद आई कि ये समाज औरत की इज्जत नहीं कर सकता। अगर हम आगे निकल जाएं तो ये समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। पुरुष कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि औरत उनसे आगे हो जाए। उस दिन पहली बार मुझे खुद से नफरत हो रही थी कि क्यों मैं लड़की के रूप में जन्म लेकर आई। मैंने क्या पाप किए थे जो औरत का जन्म मिला मुझे? मैंने अब खुद को समझा लिया। मन में जो आग दबी थी आज वो बुझ गई। जो विद्रोह की भावना थी उसे मैंने अब स्वीकार कर लिया। शायद यही किस्मत है। आज 10 साल हो गए मेरी शादी को। एक प्यारी सी बेटी की माँ हूँ मैं। खुशी नाम है मेरी बेटी का, क्योंकि एक वही थी जिसके आने के बाद मैं मुस्कुराई थी। लेकिन अर्जुन नहीं बदले थे। वो आज भी वही थे जो 10 साल पहले हुआ करते थे। इन 10 सालों में कई बार माँ पापा से बात करने की कोशिश की, लेकिन सब असफल रहा। अर्जुन खुशी को लेकर अपने घर गए थे। सास बीमार थी मेरी। जब मैंने चलने के लिए कहा तो अर्जुन ने साफ मना कर दिया कि तुम क्या करोगी जाकर, घर पर रहो। वैसे भी भाभी है वहां, तुम्हारी जरूरत नहीं। दीदी से बात हो जाया करती थी। अर्जुन और खुशी दोनों का हाल पूछ लिया करती उनसे, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता जैसे दीदी कुछ छुपा रही थी मुझसे। उनसे पूछा भी पर हर बार यही जवाब मिलता कि सब ठीक है। अचानक मुझे जलन महसूस होने लगी। धूप तेज हो गई थी। सुबह के 11:30 बज रहे थे। गाड़ी की हॉर्न की आवाज से मैं समझ गई कि अर्जुन खुशी को लेकर आ चुके हैं। समय कैसे निकल गया पता नहीं चला। अचानक ही खुशी मम्मा कहते हुए मेरे गले लग गई। मम्मा, खाने में क्या बनाया है आपने? मुझे बहुत भूख लगी है। कितने दिन हो गए आपके हाथ का खाना खाए। बेटा बस 10 मिनट रुको, मैं अभी कुछ बना के लाई। कहते हुए मैं किचन की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक, मेघा, मेरे लिए एक कप चाय बना देगी प्लीज? अर्जुन ने पास आकर कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये वही अर्जुन है जो हमेशा हुक्म दिया करता था और आज मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है। जी कहकर मैं चाय और खुशी के लिए कुछ खाने को बनाने लगी। खुशी को उसका पसंदीदा उपमा और अर्जुन को उनकी चाय देने गई। अर्जुन को चाय पकड़ाई और मैं जा ही रही थी कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेघा, मेरे पास बैठो। तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? मैं आज खाना नहीं बना पाई। मुझे समय दीजिए, मैं तुरंत बना के लाती हूँ। मेघा, बना लेना, बस मेरे पास बैठो। ये जो भी हो रहा था वो मेरे समझ के बाहर था। मैं चुपचाप उनके बाजू वाले सोफे पर बैठ गई। मैं ठीक नहीं हूँ मेघा। क्या हुआ आपको? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आप रो रहे हैं। क्या हुआ अर्जुन? बताइए। अदिति ने समर को तलाक दे दिया है। अर्जुन की ये बात सुनकर मैं हैरान थी। अदिति एक वो और दीदी ही तो है उस घर में जो मुझे समझते हैं। अदिति ने हर कदम पर मेरा साथ दिया, चाहे वो मेरी शादी के बाद घर में पहला कदम हो या मेरी पहली रसोई। वो और दीदी मेरे आगे पीछे होते रहते। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो समर और अदिति ने तलाक ले लिया? मैं पूछ बैठी, क्या? पर क्यों? ऐसा क्या हुआ? और मुझे किसी ने नहीं बताया। कहते कहते मैं रुक गई। जानती तो थी कि मुझे कोई बात बताई जाए इस लायक नहीं समझता था कोई, लेकिन दीदी ने भी नहीं बताया। ये बात चुभ रही थी। हाँ मेघा, किसी ने तुम्हें नहीं बताया? अदिति ने समर को तलाक दे दिया। ये सुनकर हम सब के पैरों तले जमीन खसक गई थी। जिस दिन वो घर पर आई हम सब के आंखों में आंसू थे। जिस प्यार से उसके गालों को मैं दबाया करता था, उस पालों पर उस राक्षस के उंगलियों के निशान थे। होठों से खून बह रहा था, गले पर भी निशान थे। मैं बस खड़ा उसे देखता रहा।
कितने प्यार से पाला था, हम सब ने उसे, जीवन की हर खुशी दी थी उसे हमने। पापा ने इतना पढ़ाया लिखाया और योग्य समझकर समर से उसकी शादी करवाई। लेकिन ससुराल जाने के बाद उस पर कितने जुल्म हुए, उसने कभी जिक्र नहीं किया हमारे सामने, बस पाँव की जूती समझा जाता था उसे। कहते कहते अर्जुन रो पड़े। उस दिन समझ आया कि अर्जुन के सीने में भी दिल है। मैं भी रो पड़ी, समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ उनसे। मैं चुप थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे जख्मों को फिर गहरा कर रहा है। तुम्हें पता है मेघा, जब मैंने अदिति से कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ये सब करने की, तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, भैया ये सब आप लोगों के कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है। आप लोगों ने भी भाभीियों के साथ समर जैसा ही व्यवहार किया, हमेशा उनकी चाहतों को, उनकी ख्वाहिशों को रौंद दिया। कितना मारा करते थे आप उनको। आज देखिए मेरी हालत भी उनकी तरह हो गई। आप दोनों भाई और समर एक जैसे ही तो हैं। फर्क बस इतना है कि मैंने तलाक दे दिया और भाभी आज भी उस रिश्ते को निभा रही है। ये समाज, ये पुरुष प्रधान समाज है ना भैया। औरत के लिए कोई जगह नहीं होती, यही सोच रखते थे ना आप सब। मेरे पास अदिति की बातों का कोई जवाब नहीं था। सही तो कह रही थी अदिति, हमने कभी तुम्हारी और भाभी की चाहतों का सम्मान नहीं किया, कभी समझने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं जाना कि औरत का भी समाज पर इतना ही वर्चस्व है जितना एक पुरुष का औरत के बिना कोई समाज नहीं बन सकता, क्योंकि पुरुष को जन्म भी तो एक औरत ही देती है ना। मुझे माफ कर दो मेघा, तुमने इस रिश्ते के लिए जितना कुछ बर्दाश्त किया है, मैं उसे वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन एक वादा करता हूँ कि आज से तुम्हारी हर चाहत को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे एक मौका दे दो मेघा, बस एक और मौका, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करने का एक मौका दे दो मुझे। अर्जुन मेरे सामने सर झुका रखे थे, मेरा हाथ पकड़कर मुझसे माफी मांग रहे थे। मेरा अतीत कड़वा था, लेकिन मैं अब उसे भुलाना चाहती थी। अर्जुन को माफ कर मैं उस अतीत के भंवर से निकल पाई। अर्जुन आज मुझसे बेहद प्यार करते हैं। पीएचडी करने में वो मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज जब भी उनकी जरूरत होती है, वो मेरे सामने रहते हैं। इस हादसे से जीजा जी में भी काफी परिवर्तन आया। अदिति भी आज एक अच्छी पोस्ट पर कार्यरत है। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हर चाहत को मंजिल मिल गई। मेरी कहानी सुनने का आप सभी का तहे दिल से आभार। चाहत एक स्त्री की, ये कहानी किसी अपने के बेहद करीब है। मैं इस कहानी के माध्यम से बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक औरत की इच्छाओं का सम्मान करें, उसे भी उतना ही हक दे जितना आपको मिला है। आखिर वो भी तो इस समाज का हिस्सा है। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।